Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th की अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, मजा आएगा आपको करने में। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं चैप्टर पर। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, मैं जो बुक रेफर कर रहा हूं इसके लिए वो है टीएस ग्रेवाल की, तो उसी सीक्वेंस में चलूंगा। आपके पास कोई और बुक है तो हो सकता है कि ये जो टर्म्स है वो आगे पीछे दे रखी हूं। तो पहली जो टर्म दे रखी है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होता है? देखिए, ट्रांजैक्शन कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसको पैसों में मेजर किया जा सकता है, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बिजनेस में ऐसा कुछ भी हो रहा है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अकाउंट्स में। तो सबसे पहला काम तो यही होता है जो चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, आइडेंटिफाई करना कि कौन सी ट्रांजैक्शन है भी या नहीं। अगर वो ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना। समझ में आ गया? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो पैसों में मेजर की जा सकती है। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल लूं कि अगर आपके यहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उसमें से एक एम्प्लॉय ने बताया कि आज मैं छुट्टी पर हूं, आज नहीं आऊंगा ऑफिस, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल नहीं है। इसको पैसों में तो मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर दूसरा केस होता इसी में ही कि एम्प्लॉय को सैलरी पहले ही मिल जाती है, साल भर पूरे महीने की, महीना स्टार्ट होते ही सैलरी मिल जाती है, और अगर वो छुट्टी करता है बीच में तो उसको उस दिन की सैलरी वापस करनी पड़ेगी। जैसे अगर 30 दिन की 30,000 रुपये सैलरी आपको महीने के स्टार्टिंग में मिल गई, अगर आपने एक भी छुट्टी ली बीच में तो आपको उस दिन के पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो अगर अब एम्प्लॉय कहता है कि मैं आज के दिन नहीं आऊंगा, तो 1,000 रुपये आपकी इनकम हो गई बिजनेस की। पहले खर्चों में डाला था, अब इनकम हो गई। तो ये क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन वो है जो पैसों में मेजर की जा सकती है, बस हमें उसको मेजर करना होना चाहिए। समझ में आई बात? तो द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट entered into by two parties that initiates the accounting process of recording it in the books of accounts of an enterprise. ठीक है? It is a financial event expressed in terms of money which brings a change in the financial position of an enterprise. Financial position में कोई change आना चाहिए, कुछ change होना चाहिए मनी टर्म्स में, तब उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ गया? ये था बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है अकाउंट। अकाउंट्स नहीं, अकाउंट्स तो पता ही है, अकाउंट्स तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, और ना ये अकाउंटिंग है जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। वो नहीं, सिर्फ अकाउंट वर्ड बोल रहा है। अकाउंट क्या होता है? अगर आप लोगों ने लेजर चैप्टर पढ़ा है, पहले सबसे पहले जर्नल बनता है, सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हो जाती हैं, फिर उसको अलग अलग क्लासीफाई करते, लेजर बनाते हैं ना, कि कैश की अलग करो, एक्सपेंस की अलग करो, एक्सपेंस में भी अगर सैलरी है तो उसको अलग करो, रेंट को अलग करो, सब चीजों का जो नेचर वाइज अलग अलग कर दिया जाता है, क्लासिफिकेशन। तो वो जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं और उसके लिए जो लेजर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट। हम लिखते हैं कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, मशीन अकाउंट, वही चीज। तो अकाउंट क्या है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट और अ पर्टिकुलर हेड। समझ में आ गई बात? वो होता है अकाउंट। नेक्स्ट, तीसरा है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? वही जो ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स। कैपिटल का उल्टा है, ओनर ने पैसा जो इन्वेस्ट किया बिजनेस में उसको कैपिटल कहते हैं। अच्छा, पैसे के अलावा कुछ और भी ला सकता है, मतलब उसने जो भी इन्वेस्ट किया बिजनेस में, जो उसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, वो कैपिटल है। हो सकता है वो मशीन ले आए अपने घर से, उसके पास रखी हुई है कोई चीज, अगर लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप बिजनेस में ला रहा है तो उसको भी रिकॉर्ड तो करना है, वो कैपिटल का ही पार्ट है उसकी, क्योंकि ओनर ला रहा है। समझ में आया? तो ड्रॉइंग्स क्या है? वापस निकाल लेना, मतलब विड्रॉ कर लेना। तो जनरली विड्रॉ क्या करेगा? वो कैश ही विड्रॉ करेगा, या हो सकता है गुड्स विड्रॉ करे। अब जैसे किसी का जनरल स्टोर है जहां पर सारी चीजें मिलती है, आटा, दाल, चावल वगैरह, तो वो अपने घर के लिए बाजार से क्यों खरीदे? यहीं से निकाल लेगा। लेकिन रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं वैसे हम?
देखिए थर्ड चैप्टर में एक प्रिंसिपल भी आता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। लॉ की आइज में बिजनेस और उसका ओनर दोनों अलग अलग है, तो ओनर के साथ भी बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो भी रिकॉर्ड होगी। ये नहीं कि ये तो मेरा ही बिजनेस है, नहीं, दोनों अलग अलग है। समझ में आई बात? इसलिए जो ड्राइंग्स कर रहा है वो पैसे निकाल रहा है, गुड्स निकाल रहा है, जो भी निकाल रहा है फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है, कुछ भी अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए विड्रू कर रहा है, इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। समझ में आई बात? लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज होती है ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, जो हमने उधारी ले रखी है बिजनेस चलाने के लिए, बैंक से लोन लेना, ठीक है। क्रेडिटर्स, हमारे क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हम उधार पर सामान खरीदते हैं, तो वो भी लाइबिलिटी है, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू पे देम। तो लाइबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, जो भी बिजनेस की बोरोइंग्स वगैरह है। अब लाइबिलिटी फिर दो पार्ट में डिवाइड की जा सकती है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? जिसको हमें एक साल के अंदर अंदर पे करना है, टू बी पेड विद इन 1 ईयर, वो कहलाती है करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? वो जो एक साल से ज्यादा चलेगी। जैसे बैंक से लोन लिया, अब जैसे हाउसिंग लोन वगैरह होते हैं, या फिर ऑफिस बनाने के लिए लोन लिया, तो ऑफिस बनाने के लिए लोन लिया तो वो तो लंबे समय का ही होगा, 10-10, 15-15 साल के लोन होते हैं, तो ये कौन सी लाइबिलिटी हुई? नॉन करंट। लेकिन क्रेडिटर्स कौन सी लाइबिलिटी हुई? करंट लाइबिलिटी। क्यों भाई? क्रेडिटर को हम कितना कहेंगे? आज अगर कोई गुड्स हमने किसी से खरीद लिए उधार पर, तो उसको ये थोड़ी ना कहेंगे ठीक है अब मैं पेमेंट 2 साल बाद करूंगा। 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने, इतने में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो क्रेडिटर क्या है? एक करंट लाइबिलिटी है। असेट्स, नेक्स्ट पॉइंट है असेट्स। असेट्स क्या होते हैं? असेट्स अगर हम वैसे बोले तो ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस केप्ट टू डिराइव बेनिफिट। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन हमने जो बिजनेस में रख रखे हैं जिससे हमें लगता है फायदा होगा, वो खुद एक फायदा नहीं है। जैसे अगर हमने अपने ऑफिस में या जहां पर कस्टमर्स वगैरह आते हैं वहां पर एसी लगवा दिया, तो एयर कंडीशनर भी हमारे लिए असेट है, क्योंकि वो भी एक ऐसा रिसोर्स है जिससे हमें लगता नहीं कस्टमर्स को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा, तो वो बैठेंगे, आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। नहीं तो कोई सोचेगा यार वहां नहीं जाना, वहां तो बहुत गर्मी होती है, या वहां तो बैठने की भी जगह नहीं है, तो फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर भी खरीदा हमने, क्या ये एक असेट है। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज केप्ट टू डिराइव बेनिफिट, वो होता है असेट। समझ में आया? अब वैसी असेट भी करंट और नॉन करंट होते हैं। करंट असेट कौन से होते हैं? वो असेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब लिक्विड असेट भी बोलते हैं इसको, एक टर्म यूज किया जाता है लिक्विड असेट, मतलब जो कैश में इजीली कन्वर्टेबल हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे डेटर्स, स्टॉक। अब स्टॉक कितने, अब स्टॉक बना हुआ है, कब तक बिक जाएगा? 1 आध महीने में, 15 दिन में बिक जाता है, तो वो क्या है? करंट असेट है। डेटर्स, पैसा देने वाले हैं वो लोग, करंट असेट है। नॉन करंट असेट कौन से हुए? जैसे मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, ठीक है, कोई व्हीकल खरीदा, ये सब नॉन करंट असेट है, ये 1 साल से ज्यादा चलेंगे सब। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसमें एक और वर्ड यूज कर रखा है, अच्छा, टेंजिबल इंटेंजिबल वर्ड यूज कर रखा है। टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल वो होते हैं जो हमें दिखते हैं, जैसे मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये मैंने बताया। इनटेंजिबल मतलब जिसको हम सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं, वो एक्चुअल में दिखते नहीं है, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये होते हैं। अब पेटेंट लिया हुआ है किसी ने, जैसे अगर कोविड की वैक्सीन बनाई तो उसने पेटेंट ले लिया कि ये फॉर्मूला सिर्फ मैं यूज कर सकता हूं, जो मैंने बनाया, अगर किसी और को करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, तो पेटेंट है। पेटेंट दिख नहीं रहा, लेकिन उसने गवर्नमेंट से एक अप्रूवल ले रखा है कि उसके पास पेटेंट है, ठीक है, एक सर्टिफिकेट आ गया। सर्टिफिकेट जरूर दिख रहा है हमें, लेकिन पेटेंट जो है एक राइट है उसका, तो वो भी एक असेट कहलाता है, ठीक है। 12th में तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर है गुडविल, कि गुडविल कैसे निकलती है। समझ में आई बात? गुडविल क्या? रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस, ये भी एक इंटेंजिबल असेट है। नेक्स्ट है, इसी में फिक्टिशियस एसेट्स बोलता है। फिक्टिशियस एसेट अभी मैं आपको एक्सपेंडिचर में बताऊंगा। नेक्स्ट है रिसीट्स। रिसीट्स क्या होता है? हम जो बिजनेस में कुछ भी पैसा मिल रहा है या मिलने वाला है,
वेदर वी हैव रिसीव्ड और इट इज रिसीवेबल। तो ये हमारी रिसीट्स हैं बिजनेस की, पैसा आ रहा है। वो कैसे आ सकता है पैसा? एक तो सेल करके, मेनली तो सेल करके ही आएगा, और कहाँ से आएगा? बाकी और छोटी मोटी चीज़ों से भी आ सकता है, जैसे न्यूज़पेपर की रद्दी इकट्ठी हो गई, रोज अखबार पढ़ते हैं हम ऑफिस में, अब उसको बेच दिया, उससे पैसा आ गया। कोई पुरानी एसेट बेच दी, उससे पैसा आ गया, तो वो भी रिसीट तो है ही। ठीक है, अब इसीलिए इसमें लिखा है रेवेन्यू रिसीट, और दूसरा है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट वो होती है जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में हमें मिलती है, मतलब जो जनरली चलती रहती है, रिकरिंग नेचर की, जैसे सेल ऑफ गुड्स, मतलब जो हम गुड्स जिसको हम बेचने के लिए खरीदते हैं। लेकिन कैपिटल रिसीट कौन सी हुई? जो वंस अ वाइल होती है, कभी कभार मशीन बेचकर पैसा आया, ठीक है, इंश्योरेंस का क्लेम आया, कुछ क्लेम किया था हमने, अब ये बार बार तो आएगा नहीं, ये तो कभी कुछ हुआ था इंसिडेंट इसलिए आया इंश्योरेंस क्लेम। ये सब कौन सी रिसीट है? कैपिटल रिसीट। समझ में आई बात? नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब कुछ भी हमने जो खर्चा किया है, चाहे वो असेट को खरीदने में किया हो, गुड्स को खरीदने में किया हो, सर्विसेज के लिए किया हो, जो भी हम खर्चा कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर को के 3 पॉइंट यहां पर दे रखे हैं। सबसे पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जिसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा मिलेगा, जैसे मशीन खरीदना, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब खरीदना क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कहोगे तो असेट में भी बताया था, हाँ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट बन जाते हैं। ठीक है, एक बार एक्सपेंडिचर करा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो क्या बन जाएगा? हमारा नॉन करंट एसेट। समझ में आई बात? दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जिसका फायदा हमें उसी पीरियड में मिलता है, जैसे सैलरी पे करना, आप देते रहोगे सैलरी, वो काम करता रहेगा, सैलरी देना बंद कर दो, वो काम करना बंद कर देगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जिसका फायदा हमें उसी टाइम मिलता है, उसी पीरियड में मिलता है। अच्छा, एक और चीज है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तो सिर्फ टर्म समझने के लिए, आगे जब प्रैक्टिकली देखोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई असेट नहीं आ रही, कि जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह आ गया था, इसमें आ तो नहीं रहा, लेकिन इस खर्चे का फायदा हमें कई साल तक मिलेगा। जैसे होता है एडवर्टीजमेंट करा हमने, और हमने एडवर्टीजमेंट करा, किसी स्टार वगैरह को बुलाया अपने प्रोडक्ट को लॉन्च वो करने के लिए, तो 1 करोड़ रुपए का एग्जाम्पल ले लेते, खर्चा हो गया, और हमने डिसाइड किया है कि ये एड अब 5 साल तक दिखाएंगे टीवी पे। ठीक है, अब 5 साल तक इस एड को चेंज नहीं करेंगे। कई एड होते हैं ना, कई साल तक एक जैसे चल रहे, तो उन्होंने डिसाइड किया हम 5 साल तक चलाएंगे। अब जब 5 साल तक इसको चलाओगे तो इसका देखिए, आज अगर उसकी पेमेंट तो हमने अभी कर दी होगी, वो थोड़ी ना 5 साल तक पेमेंट के लिए रुका रहेगा, सब खर्चे हमने आज ही कर दिए, लेकिन इसका फायदा हमें धीरे धीरे मिलेगा। तो इसको ना बुक्स में एक्सपेंडिचर में भी धीरे धीरे लेके जाते हैं। वो कैसे लेके जाते हैं वो तो आगे प्रेजेंटेशन हम करेंगे ही, अभी तो टर्म समझ रहे हैं हम। उसको धीरे धीरे करके बुक्स में P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, उसमें लेके जाते हैं खर्चों में, तो वो कहलाते हैं डेफर्ड। डेफर करके धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, डेफर मतलब डिले, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंस। देखिए, जो एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ना, वही ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस के लिए क्या लिखा है? कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी आपने खर्चा किया, जैसे गुड्स बेचने के लिए आपने गुड्स खुद खरीदे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। सैलरी पे करी, रेंट पे करा, ये सब एक्सपेंस है। मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो ऊपर पड़ा था वही एक्सपेंस है। आई बात समझ में? इसी में 1-2 चीजें आती हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस एक्चुअल में एक्सपेंस नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या? इसका नेचर होता है असेट। ठीक है, मैंने 1-2 वीडियो में बता रखा है ना, असेट, ये अकाउंट्स 5 पार्ट में डिवाइडेड है, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंस का नेचर क्या है? असेट वाला है, क्योंकि हमने खर्चे टाइम से भी पहले दे दिए। तो वो खर्चा कैसे हो सकता है? वो तो हमें कुछ फायदा नजर आ रहा होगा इसलिए दिए। लोग टाइम पे ना दे, और ये हम टाइम से भी पहले दे रहे, इसका मतलब हमें कुछ फायदा नजर आया होगा कि नहीं। जैसे अगर आपको
आपने किराए पर बिल्डिंग ले रखी है, अगले साल का रेंट अभी से दे दो। क्यों दे रहे हैं अगले साल का अभी से रेंट? क्योंकि हमें लग रहा है कि वो किसी और को ना दे दे, वो रेंट बढ़ा ना दे, उसके मन में भी ना है रेंट बढ़ाने की, पहले ही दे दो। और उसने एक्सेप्ट कर भी लिया रेंट, तो फिर तो अब वो बढ़ाएगा भी नहीं, तो हमें ही फायदा कुछ दिख रहा है। प्रीपेड रेंट क्या है? असेट है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट आ गई बट हमने अभी भी उसको पे नहीं किया, ठीक है। कोई कारण हो सकता है कि अभी पैसे की दिक्कत है, नहीं है, तो वो क्या है? लायबिलिटी है हमारी। वो किसकी फॉर्म ले लेगा? लायबिलिटी की, ठीक है। नेक्स्ट होता है इनकम। इनकम क्या है? रेवेन्यू में से खर्चे माइनस कर दो, इनकम आ गया। देखिए अब जो टर्म्स आ रही है ना, ये इनकम, प्रॉफिट, गेन वगैरह, ठीक है, यहां पर समझने के लिए हमें करना पड़ेगा, बट प्रैक्टिकली बताऊं तो ये टर्म्स इंटरचेंजेबली चलती हैं, ठीक है। वरना इन्हीं की बात को भी मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता हूं कि आगे जो वर्ड्स आएंगे ना, आगे इन्होंने ही उसको अलग से कहीं और यूज कर रखा है। तो गेन, प्रॉफिट, इनकम वगैरह इंटरचेंजेबली यूज होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी समझने के लिए, इनकम क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जितने भी हमारे रेवेन्यू हो रहे हैं सेल वगैरह करके, उसमें से खर्चे माइनस कर दो, तो क्या आ गया? इनकम आ गई, ठीक है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इनकम का वो हिस्सा है जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया है। देखिए रेवेन्यू में हमने क्या किया था? हर तरीके की जो भी हमें मिल रहा है पैसा सब ले लिया था, सेल करके, पुरानी मशीन बेचकर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट जो मिला, अगर बैंक में पैसा पड़ा तो इंटरेस्ट भी मिला होगा, सब आ गया। लेकिन प्रॉफिट में सिर्फ क्या लेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब जो हमारी प्रिंसिपल एक्टिविटी, जिसके लिए हमने ये बिजनेस खोला है, उससे जो हमारी कमाई हो रही है वो ही कंसीडर करें तो क्या होगा? प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट फिर दो पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। क्या फर्क है? देखिए ग्रॉस प्रॉफिट तो सीधा सीधा क्या है कि 1 लाख की सेल है, 1 लाख की सेल है तो 1 लाख की कमाई तो नहीं है। अब उस 1 लाख का सामान हो सकता है आपने खुद ने भी 70,000 का खरीदा हो, ठीक है। 1 लाख का बेचा लेकिन 70 का तो आप ही खरीद के लाए थे कहीं से, तो कमाई कितनी हुई? 30,000। तो ये 30,000 अभी ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कैसे निकालें? अभी तो इसमें और भी खर्चे वर्चे माइनस करने हैं। हमने और खर्चे क्या नहीं किए? माइनस बिजली का बिल, पानी का बिल, ठीक है, रेंट हो सकता है, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे, अगर बैंक से लोन ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना है। ये सारे खर्चे वर्चे सब माइनस कर दें, उसके बाद जो लास्ट में नेट रिजल्ट बचे वो कहलाता है नेट प्रॉफिट। समझ में आई बात? गेन क्या होता है? देखिए गेन इज द इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन द डे टू डे अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर। स्टेटिंग डिफरेंटली, इट इज अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम ट्रांजेक्शंस व्हिच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जो ऑपरेटिंग नहीं है, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन, गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड प्लांट। तो जो पुरानी चीजें बेच रहे हैं हम, उससे कमा रहे हैं, मतलब जो हमारे रिकरिंग नेचर का नहीं है, डे टू डे वाला नहीं है, वो आ जाएगा गेन में, ठीक है। लॉस क्या है? लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू, ठीक है। तो प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म यूज है परचेजेस। परचेजेस क्या होते हैं? परचेज मतलब वो नहीं कि ये तो पहले से पता सबको खरीदना, नहीं। परचेज मतलब गुड्स खरीदना, जिन चीजों को हम बेचने के लिए बिजनेस खोल रखा है हमने, वो अगर हम खरीदते हैं तब टर्म यूज होगा परचेजेस। अगर आप किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज वर्ड देखा हुआ लिखे आपको, तो आप ये मत कहना कि ये तो लिखता क्या खरीदा है, भाई जो वो बेचता है वही खरीदा होगा, इसलिए वो परचेज वर्ड लिख रहा है। लेकिन अगर कुछ उसने और परचेज किया, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस है, सॉफ्ट ड्रिंक बेचता है, तो सॉफ्ट ड्रिंक खरीदी तो खाली परचेज वर्ड लिख देगा। लेकिन अगर उसको ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा तो परचेज वर्ड नहीं आएगा, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा अपनी बुक्स में रेफ्रिजरेटर। समझ में आई बात? तो ये परचेजेस होता है। परचेजेस दो टाइप की होती है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। कैश परचेज कौन सी होती है? जिसकी जो इमिडिएटली हम लोग पैसा अगर दे दें तो वो कैश परचेज है, पैसा अगर हम बाद में देंगे तो वो क्रेडिट परचेज है। देखिए कैश परचेज का मतलब ये मत समझना नगद ही देना है, कैश परचेज मतलब इमिडिएटली पैसा दे दिया,
चेक से दिया, कैश से दिया, कार्ड से दिया, पेटीएम करा, पैसे दे दिए। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड्स है। ये याद रखना, आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में दिक्कत हो सकती है, वरना खाली रिटर्न आउटवर्ड लिखो तो कंफ्यूजन हो जाती है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब वापस जा रहा है बाहर सामान, तो हमने जो खरीदा था तो वो वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। सेल्स, जैसे वही बताया, सेल क्या है, सिर्फ बेचना मतलब सेल नहीं है, तो वो तो इंग्लिश हो गई, इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं, नहीं। सेल अकाउंट्स में मतलब है गुड्स को बेचना। जिस चीज के लिए आपने बिजनेस खोल रखा है वो बेच रहे हो तो सेल, और कुछ बेच रहे हो, जैसे मैंने कहा ना पुरानी एसेट हो गई उसको बेच रहे हैं, तो सेल वर्ड नहीं आएगा, मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्स रिटर्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स, सामान वापस आ गया जो हमने बेचा था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है? देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और पॉलिश्ड वर्ड हो गया सेल की जगह, क्योंकि पहले सिर्फ सेल वर्ड यूज होता था। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वैसे कंपनीज वगैरह में ज्यादा यूज होता है, सोल प्रोप्राइटर में इतना काम नहीं है, और आप तो 11th के अकाउंट्स में सोल प्रोप्राइटर को ही पढ़ोगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो हमारा पैसा आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब कई बार क्या है, सेल के अलावा भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकती है, जरूरी नहीं है हर आदमी सिर्फ सेल करने के लिए बैठा है। जैसे कोई कहे कि मेरा नॉर्मली काम क्या है, जो चीजें मेरे पास अवेलेबल होती है वो मैं बेचता हूं, जो चीजें मेरे पास अवेलेबल नहीं होती वो कस्टमर को 2 मिनट बिठाता हूं, कहता हूं अभी रुको। जैसे किताबों में ऐसा होता है कि बुक्स की मार्केट है, कहा कि कोई बुक लेने आया, तो जो बुक मेरे पास होगी वो तो मैं बेच ही दूंगा, जो नहीं होगी वो भी दूंगा उसको, कहूंगा 5 मिनट बैठो, किसी और दुकान वाले से मैंने कमीशन बेसिस पर काम रखा है, उससे ले आता हूं, अपने लड़के को भेजते हैं और पकड़ा देते हैं अपने कस्टमर को, खाली हाथ नहीं भेजते हम अपने कस्टमर को। अब मेरे को क्या मिलेगा उस दुकानदार से? कमीशन मिलेगा। तो कमीशन भी तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, डे टू डे है ये भी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल के साथ साथ क्या आता है? कमीशन वगैरह, मतलब और भी कुछ जो ऑपरेटिंग हो। सेल तो है ही, सेल तो मेजरली है ही, और भी जो, ठीक है। गुड्स क्या होते हैं आपको पता ही है, जो हमने बेचने के लिए रख रखे हैं। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। स्टॉक क्या होता है? टेंजिबल असेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल। स्टॉक जैसे 3 तरीके का स्टॉक होता है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जो गुड्स को बनाकर बेचते हैं ना, उनके यहाँ 3 तरीके का होता है। एक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, है ना। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा सामान रखा है, अभी कुछ नहीं बना, जैसे गाड़ी बनाने का काम है, ऑटोमोबाइल बनाते हैं हम लोग, तो जो टायर वगैरह आकर रखे हुए हैं, गाड़ी के और बॉडी पार्ट्स आके रखे हुए हैं, वो रॉ मटेरियल है। आधी अधूरी बनी हुई गाड़ी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, पूरी बनकर तैयार गाड़ी वो फिनिश्ड गुड है। ठीक है, ये तीनों तरीके के स्टॉक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स में एक तो आता है डेटर्स और दूसरा आता है बिल्स रिसीवेबल। ये बिल रिसीवेबल क्या होता है? देखिए, जैसे डेटर और बिल, ये बिल रिसीवेबल मतलब कोई वो बिल नहीं जो आप खर्चों का बिल होता है, वो नहीं है। ये बिल रिसीवेबल कुछ और चीज है। जैसे डेटर में क्या था, हमने कहा कि हमने किसी को गुड्स बेचे, उसने कहा कि पैसे मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, 2-3 महीने बाद। अब कोई डेट तो तय हुई नहीं, कभी भी दे सकता है वो। फिर फोन करके पूछा 2 महीने बाद, कह रहे अभी फिर दे देंगे 15 दिन बाद। इससे बढ़िया क्या है? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल में क्या होगा, एक पेज पे लिख कर दे दिया हमने, मतलब एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बना दिया कि मैंने इस बंदे को इस दिन सामान बेचा, अब ये बंदा इसकी पेमेंट 3 महीने बाद करेगा या 4 महीने बाद, जो भी आपस में एग्री हुआ है करेगा। दोनों के साइन कर दिए, जिसने बिल ड्रॉ किया और जिसके अगेंस्ट ड्रॉ किया, ड्रॉ और ड्रॉई बोलते हैं, साइन कर दिए। अब ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? जिसको पैसा लेना है वो कहेगा इसको बिल्स रिसीवेबल, जिसको पैसा देना है इसका वो कहेगा बिल्स पेबल। समझ में आ गया? तो इसमें एक डेट स्पेसिफाई हो जाती है, डेटर में वो नहीं हो पाती, बस ये फर्क है। ट्रेड पेबल कोई एक तो क्रेडिटर और एक बिल्स पेबल।
वो ऊपर आपने समझ ही लिया। फिर इसके बाद बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना। जैसे कॉस्ट मतलब कोई भी चीज़ अगर हम खरीद रहे हैं तो उस पर कितना खर्चा लगा, वो कॉस्ट है। वाउचर मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सबूत, कोई भी चीज़ हो रही है, सेल करी तो उसका बिल बना होगा, खरीद के लाए तो उसका बिल साथ में लगा कर दिया होगा उसने, ठीक है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई अगर हमारे कस्टमर आया, उसके लिए खाना पीना मंगवाया, कहीं से लंच मंगवाया, तो बिल होगा साथ में, क्या है वो, वाउचर है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। नेक्स्ट इसमें होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब कुछ भी गुड्स की वैल्यू में अगर हमारे को रिडक्शन मिल रहा है या हम दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट है। वैसे डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। देखिए आपने कई बार सुना होगा कि अगर एक खरीदोगे तो 100 का, दो खरीदोगे तो 180 के लगा दूंगा। अब ये कौन सा डिस्काउंट हुआ, ट्रेड डिस्काउंट। मतलब क्वांटिटी ज्यादा खरीदोगे तो मिलेगा डिस्काउंट, वो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अब दूसरी चीज उसने क्या बोली, और अगर आप अभी हाथ के हाथ पेमेंट कर दोगे तो सिर्फ 170 देने पड़ेंगे, और अगर आप 1-2 दिन बाद में दोगे तो पूरे 180 देने पड़ेंगे। तो ये 10 रुपए का कौन सा डिस्काउंट हुआ, कैश डिस्काउंट। वो बात और है हम अवेल करते हैं या नहीं करते। अगर हम इमीडिएटली पेमेंट कर देंगे तो हमें मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। समझ में आई बात, वो होता है कैश डिस्काउंट। वैसे ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं होता, सीधा एंट्री होती है कितने में, जैसे 180 का लगा रहा था वो, तो सीधा 180 से होगी, 200 से नहीं होगी। कैश डिस्काउंट बुक्स में शो होता है। बाकी तो जब प्रैक्टिकल क्लासेस देखेंगे तब समझ में आ ही जाएगा। बैड डेट्स क्या होते हैं, जिनसे हमें पैसा रिसीव करना था, जो हमारे डेटर थे वो बैड हो गए, मतलब अब उनसे पैसा रिकवरेबल नहीं है। समझ में आ गया, वो कहलाता है बैड डेट्स। क्या हो सकता है, वो पैसा देने के लिए मना क्यों कर रहे हैं, हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो गए हो। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, किसी का दिवालिया निकल जाना। जब वो हाथ खड़े कर देता है अपने कि मैं अब ये अपना बिजनेस और नहीं चला सकता, ठीक है, कि बहुत ज्यादा उसके लॉसेज हो गए हैं बिजनेस में, तो वो क्या कहलाता है, इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंसी के भी मतलब बहुत प्रोसीजर होता है, रूल होता है कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कैसे हो सकता है। 36 पॉइंट पर दे भी रखा है इंसॉल्वेंट का डेफिनेशन। इट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट। और इसका उल्टा होता है सॉल्वेंट 39 पॉइंट पे, जो हु इज एबल टू पे हिज डेट्स। ठीक है, अच्छा ऐसे ही एक रिबेट वर्ड आता है 38 पॉइंट पे, जो भी डिस्काउंट पढ़ा ना, डिस्काउंट की तरह ही है रिबेट, बट रिबेट कई बार थोड़ा नॉर्मल चीजों में नहीं मिलती। रिबेट तब मिलती है जैसे कोई चीज डिफेक्टिव निकल गई या कोई चीज पुरानी है, तो कहा कि ठीक है आप थोड़ा सस्ते में ले लो, रिबेट देते हैं आपको, तो रिबेट वहां ज्यादा टर्म यूज होती है। ठीक है, ऐसी 37 पॉइंट पे प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर, ठीक है, जो भी बिजनेस को चला रहा है। इसके बाद हम लोग वैसे कहां पे थे, बैड डेट्स पढ़ लिया। बैलेंस शीट आपको पता है, एक शीट होती है जिसमें असेट, लायबिलिटी और कैपिटल दिखाई जाती है। ठीक है, बुक वैल्यू मतलब बुक्स में कितनी वैल्यू लिखी है किसी भी असेट की। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही पार्ट है, जो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब, कैश बुक, ये सब आपने बनाना सीखा, वो सब क्या है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम परचेजेस। ये परचेजेस से अलग है। भाई परचेज जो किया जरूरी नहीं है वो सारा बिक जाएगा। आपने परचेज किए 100 यूनिट, बिके सिर्फ 70 यूनिट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में किसकी कॉस्ट आएगी, उन 70 यूनिट की। ठीक है, ये परचेजेस से अलग हो जाता है। फिर क्रेडिट और डेबिट दे रखा है। देखिए डेबिट और क्रेडिट का एक्चुअल मीनिंग के लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि डेबिट क्रेडिट एक्चुअल में होता क्या है। अब इसके हिसाब से तो बस इसने ये समझा रखा है, जो भी ये वाली साइड होगी लेफ्ट हैंड साइड वो डेबिट है, और जो राइट हैंड साइड होगी वो क्रेडिट साइड है। ठीक है, बट इनको डेबिट क्रेडिट बोलते क्यों हैं, क्या रीजन है, वो सब आप या तो अगर आपने जर्नल वगैरह की क्लास देखी होगी तो आपने समझ लिया होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट की वैल्यू में गिरावट आना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। किस वजह से, उसको यूज करने की वजह से, या फिर टाइम पास होने की वजह से, एफ्लक्शन ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे पुरानी चीजों की वैल्यू गिरती है, या फिर यूज करने की वजह से। तो जो भी वैल्यू में गिरावट आ रही है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, एंटिटी क्या है, एंटिटी मतलब
मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, उसको एंटिटी बोल रहे हैं। जो भी जैसे हमने बिजनेस क्रिएट किया और उसका जो भी नाम रखा वो क्या है, हमारे लिए एक एंटिटी है। समझ में आ गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसमें दे रखा है लास्ट एंट्री। एंट्री क्या होती है, अ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एन एंट्री। हम कहते हैं एंट्री करो, इसकी एंट्री करो मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करो उसको। तो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करा दिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।